Hello everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. So आज Know Your Company सीरीज के एपिसोड 3 में आई वेलकम यू ऑल। और आज हमारी जो कंपनी है वो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, मैम हाउ इज़ IDFC बैंक, मैम क्या IDFC बैंक अगला HDFC बैंक है, मैम क्या IDFC फर्स्ट बैंक मल्टी बैगर है, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने इसमें 10,000 शेयर्स ले रखे हैं, मैंने इतने शेयर्स ले रखे हैं, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज का हमारा स्टॉक पिक है IDFC फर्स्ट बैंक इन नो योर कंपनी। इसमें हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की करंट पोजीशनिंग की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, कैसे IDFC फर्स्ट बैंक का इंसेप्शन हुआ, कैसे वो ग्रो करा, उसके बाद हम बात करेंगे मर्जर की कि कैसे IDFC बैंक कन्वर्ट हुआ IDFC फर्स्ट बैंक पे, उसके बाद वी वुड बी डिस्कसिंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, जो मर्ज्ड एंटिटी है IDFC फर्स्ट बैंक, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, एंड देन एट द एंड वी वुड बी डिस्कसिंग कि क्या IDFC फर्स्ट बैंक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड है तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट किन लेवल्स पे करना चाहिए, क्या आपकी एज एन इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक्स का बेनिफिट लेने के लिए। सो फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि आप स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा वीडियो देखिए, तभी आप अपनी सही स्ट्रेटेजी फॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज आई फियर कि आप अगर अधूरा वीडियो देखेंगे, अधूरा नॉलेज गेन करेंगे, तो आप उसे मिस इंटरप्रेट करके लॉसेस भी बुक करना पड़ सकता है आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेंबरशिप प्लान्स के लिए ज्वाइन बटन या फिर नीचे कमेंट में मैसेज कर दीजिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए भी सेम प्रोसीजर है, नीचे आप मैसेज कर दीजिए। एंड अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे आप एक अमेजिंग किड्स चैनल दिखाना चाहते हैं जो एजुकेटिव हो, एंटरटेनिंग हो, रिलीजियस वैल्यूज भी आपके बच्चे में इनकलकेट करे, तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक है, प्लीज चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। IDFC फर्स्ट बैंक, इसकी करंट पोजीशनिंग क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। करंट मार्केट प्राइस एज ऑन क्लोजिंग ऑफ वेडनेसडे वॉज ₹32.45। 52 वीक लो इस स्टॉक का रहा है ₹17.65 पैसा। 52 वीक हाई इसका रहा है ₹47.95 एंड अगर हम अभी जो रेट पे ये ट्रेड कर रहा है ₹32.45, तो ये ऑलमोस्ट इन दोनों के मिडिल का, जो इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो रहा है, उसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इस टाइम पे ये डिस्कस करना कि आपकी इस बैंक के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये आई थिंक इट्स द करेक्ट टाइम फॉर दिस डिस्कशन। मार्केट कैप की अगर हम बात करें इस बैंक के, तो वो है 18,406 करोड़। फेस वैल्यू इसकी है 10। PB प्राइस टू बुक रेशियो इसका है 1.14। अब जो आप लोगों का इसमें इतना इंटरेस्ट आया है उसकी बात करते हैं। रिटर्न्स पिछले 3 महीने में, इन 3 months द बैंक स्टॉक हैज गिवन 46.83% रिटर्न्स। इन लास्ट 1 month 16.52% returns had been given, and in last 1 week, पिछले 1 वीक में 4.85% returns had been given. Now coming to the shareholding pattern of the bank, promoters के पास है इसका 40% stake, pledged जिसमें से है 0%, FII के पास है 11.37%, और अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें FII स्टेक होल्डिंग तो वो कम हुई है। DII के पास है 28.08%, और अगर इसे हम कंपेयर करें पिछले साल से तो DII के पास इसका जो परसेंटेज होल्डिंग है वो बड़ा है। अदर्स आपके और मेरी तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है 20.55%। नाउ प्रमोटर्स के पास 40% है, इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? देखिए, जनरली बैंक्स में प्रमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग होना बहुत अच्छी बात नहीं होती। अगर हम बैंकिंग में एक जो सबसे फेमस और अच्छा बैंक अभी है HDFC बैंक, उसकी बात करें
तो उसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न उठाएंगे तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग इज जस्ट 26%, ऑलमोस्ट इसका हाफ. सो ह्यूज प्रमोटर होल्डिंग सिग्निफाइज कि बैंक अभी नया है और प्रमोटर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उनके हाथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा है. बाकी आइए आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ दिस बैंक. तो हम स्टार्ट करते हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन से, जो करंटली एमडी एंड सीईओ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, एंड ही इज द फर्स्ट एमडी एंड सीईओ. इन्होंने स्टार्ट की थी कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी. तो कैसे क्या वो देखते हैं. मिस्टर वी वैद्यनाथन पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करते थे, रिटेल ब्रांच बैंकिंग में. ऑलमोस्ट फॉर 9 years ही वर्कड देयर एंड ही वाज अमंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. उसके बाद में जब येस बैंक को और कोटक बैंक को 2004 में जब लाइसेंस दिया आरबीआई ने, सो ही विश्ड की काश उन्हें भी लाइसेंस मिल जाए, एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. 2010 में फाइनली ही थॉट एंड ही कंक्लूडेड कि एक एनबीएफसी का लाइसेंस लेना बहुत इजी है एज कंपेयर टू एक बैंक का लाइसेंस लेना. मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि क्या आरबीआई के नॉर्म्स रहते हैं, कैसे एक बैंक को एस्टेब्लिश होने के पहले आरबीआई की कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है और उसके बाद उसे लाइसेंस मिलता है. तो उन्होंने एक एनबीएफसी जो ऑलरेडी लॉसेस में थी उसे लिया, उसके थ्रू लाइसेंसेस लिए, एंड देन ही नेम्ड दैट एज कैपिटल फर्स्ट. ये उनकी जो एनबीएफसी थी उसका नाम रहा. उसके बाद में सिंस वो एनबीएफसी लॉस मेकिंग थी, उन्होंने उसके बहुत सारे जो नॉन परफॉर्मिंग बिजनेसेस थे, जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस थे, उन्हें बंद कर दिया. जैसे फॉरेक्स एक्सचेंज का बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, इस तरह के कई बिजनेसेस थे जिसमें वो कंपनी बहुत ह्यूज लॉस में थी, वो सब उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने फोकस करा लोन्स पे. अब लोन्स में भी सिंस इनका पूरा जो वर्क एक्स था वो था रिटेल ब्रांच बैंकिंग का, इनका रिटेल ब्रांच बैंकिंग के कस्टमर्स पे, उनकी थॉट प्रोसेस पे बहुत अच्छा ग्रिप था. तो उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए होते, क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें में उनकी मास्टरी थी. तो उन्होंने अपना टारगेट रखा अनऑर्गेनाइज्ड अनडिजर्व्ड कस्टमर्स, जैसे जो छोटे बिजनेसमैन हैं लाइक किराना शॉप ओनर और स्मॉल शॉप ओनर्स, जिनकी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, इस तरह के जो छोटे अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ओनर्स होते हैं जिन्हें बैंक से लोन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, उन्हें इन्होंने अपने टारगेट कस्टमर रखा. सेकंड जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं जिनकी बहुत अच्छी सैलरीड इनकम, जिनके पेपर्स अगर कहा जाए कि बहुत इजीली लोन मिलने वाले पेपर्स नहीं होते, जिन्हें एचडीएफसी, एक्सिस या आईसीआई इजीली लोन दे दे, इस तरह के वो कस्टमर्स नहीं हैं. तो इन्हें लोन देना उनके लिए एक वैल्यू प्रपोजिशन कैसे नहीं था वो बात करते हैं. देखिए, क्या अगर आप ऐसे लोगों को लोन दे रहे हो जिन्हें लोन नहीं मिल रहा, तो आप डेफिनेटली ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हो, लेकिन आपका रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है. जो सब प्राइम क्राइसिस आया था उस टाइम पे यही हुआ था. जो नीना ग्रुप को, नो इनकम नो एसेट ग्रुप को लोन दिया गया था, वो डिफॉल्ट होने का रीज़न था कि उनके पास इनकम नहीं थी. तो ये ऐसे लोग नहीं है जिनके पास इनकम नहीं है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है लोन्स का एनपीए में कन्वर्ट होने की. लेकिन सिंस इट वाज एन एनबीएफसी जो लॉसेस में थी, तो आपको लोन अगर देना है तो आपको मार्केट से लोन लेना पड़ेगा, राइट. और जब आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी नहीं है, तो इधर आपको लोन नहीं मिलेगा या फिर लोन मिलेगा तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा. तो सिमिलरली कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी को भी बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिले. सिंस उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, तो उन्होंने अपने बोरोवर्स को और भी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए. अब सिंस ये जो लोग थे, इन्हें इजीली कहीं और से लोन्स मिल नहीं रहे थे, उनके पेपर्स में या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो दे टुक लोन्स फ्रॉम आईडीएफसी फर्स्ट, जिस भी रेट पे उन्हें अवेलेबल हुए. और इस तरीके से जो कैपिटल फर्स्ट था उसका लोन बुक साल के अंदर बहुत बढ़ गया. फ्रॉम 94 करोड़ दे डिस्ट्रीब्यूटेड लोन्स ऑफ वर्थ 18,353 करोड़ ओनली इन 7 years. इनके लोन्स डिफॉल्ट भी नहीं हो रहे थे. इसी सब के बीच में डॉक्टर ला वॉज हेडिंग आईडीएफसी ग्रुप. He was dealing primarily in infrastructure financing and investment banking.
एसेट मैनेजमेंट को वो बहुत एक्सपैंड कर रहे थे, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसे वो बहुत एक्सपैंड कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर रहे थे। उन्हें बैंकिंग लाइसेंस मिला 2014 में। IDFC बैंक वॉज लॉन्च्ड इन 2015। Now let's discuss how this IDFC bank got converted to IDFC First Bank. मर्जर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी बात करते हैं। जो ये IDFC बैंक बना 2015 में, इन्हें रिटेल लोन बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी कैपिटल फर्स्ट के पास। और जो कैपिटल फर्स्ट थी उन्हें डेफिनेटली आगे ग्रो करने के लिए एक बैंकिंग लाइसेंस की ज़रूरत थी और ये बैंकिंग लाइसेंस IDFC के पास था। प्लस IDFC के ऑलमोस्ट 100 ब्रांचेस उस टाइम पे थी, रूरल अर्बन एरिया मिला के। सो फॉर कैपिटल फर्स्ट ये वैल्यू प्रपोजिशन था, फॉर IDFC ऑल्सो इट वॉज अ वैल्यू प्रपोजिशन। सो डिस्कशंस वेंट ऑन, काफ़ी उन लोगों के नेगोशिएशंस हुए। जनवरी 13, 2018 में ये मर्जर अनाउंस कर दिया गया पब्लिकली कि IDFC एंड कैपिटल फर्स्ट आर कमिंग टुगेदर विद अ बैंक नेम्ड IDFC फर्स्ट बैंक। सारे इस पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स हुए एंड December 18, 2018 was the date when new merged entity IDFC First Bank was formed. Coming to the product offering, they are offering loan against property, business loan, micro enterprise loans, consumer durable loan, two-wheeler loan, home loan, commercial vehicle loan, JLG loan for women, pre-owned car loan, personal loans. इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग डिपॉजिट अकाउंट्स लाइक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, पेमेंट एंड ऑनलाइन सर्विसेज, फॉरेक्स सर्विसेज, जो एक प्रॉपर बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सारी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इन फैक्ट अगर आपने IDFC फर्स्ट बैंक के आप जब होम पेज पे जाओगे, सो दे आर ऑफरिंग यू सेविंग्स अकाउंट जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7%। तो अभी जो लेटेस्ट इस पेंडेमिक के बाद में सारे बैंक्स ने अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट्स रिवाइज किए हैं एंड एक्सिस बैंक, HDFC बैंक सभी ने अपने FDs के रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 5%, 5.5 मैक्सिमम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे टाइम पे IDFC फर्स्ट बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट में आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, विच इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर कस्टमर्स। लेकिन एट द सेम टाइम अभी जो येस बैंक का सिनेरियो हुआ और जो अनस्टेबिलिटी इकोनॉमी में है, उसकी वजह से रिटेल कस्टमर्स का किसी भी बैंक पर ट्रस्ट करके उसमें अपना बहुत ज़्यादा पैसा रखना या FD बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उनका जो ट्रस्ट है वो गेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब हम देखते हैं कि इस मर्जर के बाद जो बैंक की लोन बुक थी वो कैसे अनहेल्दी से हेल्दी हो गई। जो IDFC था वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देता था, IDFC बैंक, कैपिटल फर्स्ट बहुत ज़्यादा रिटेल लोन्स देता था। तो जब ये दोनों मर्ज हुआ, IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप देखेंगे सितंबर 2018 में लास्ट प्री मर्जर क्वार्टर में 87% वॉज होलसेल फंडेड एसेट्स, वेयर इन 13% वर रिटेल फंडेड एसेट्स। और ये चेंज होते होते अगर आप जून 20 में देखेंगे, मर्जर के बाद भी कॉम्पोजिशन वॉज लाइक 65% एंड 35%, लेकिन अब जून 20 में दे हैव 46% होलसेल फंडेड एसेट्स वेयर इन 54% रिटेल। तो इसमें क्या होता है, आप जितना ज़्यादा रिटेल एक्सपोजर आपका बढ़ेगा, जो NPA होंगे ना वो बहुत ज़्यादा बैंक की बुक्स को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, जो होलसेल लोन्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो अगर एक भी लोन डिफॉल्ट हुआ तो डायरेक्टली बैंक की जो बैलेंस शीट है, बैंक की जो बुक्स है वो अफेक्ट होगी। रिटेल लोन्स बहुत छोटे होते हैं कंपेरेटिवली, राइट, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो अगर 1000 या से हंड्रेड्स ऑफ रिटेल लोन्स जब डिफॉल्ट करेंगे तो NPA पे बुक्स, बैंक की बुक्स पे जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ एक होलसेल लोन के डिफॉल्ट करने पर आ सकता है। तो जो इनका एक्सपोजर है NPA से बुक्स पे अफेक्ट होने वाला, वो कम मिटिगेट हो गया इस नए प्रपोजिशन से। नाउ ऑन योर स्क्रीन जो लोन्स बैंक ने दे रखे हैं उनके जो परसेंटेज है, जो बाइफर्केशन है, वो आपकी स्क्रीन पर है कि मॉर्गेज लोन्स कितने हैं बैंक के, कंज्यूमर लोन्स कितने हैं। सो इफ़ यू सी
MSME लोन्स जो है वो बैंक के कम हुए हैं कंपेयर टू मार्च 20 क्वार्टर, जून 20 क्वार्टर में कम हुए हैं। रूरल माइक्रो फाइनेंस बढ़ा है, कंज्यूमर लोन्स ऑलमोस्ट सेम है, मॉर्गेज लोन्स भी ऑलमोस्ट सेम है। नाउ जो एक बैंक होता है उसकी इनकम कैसे होती है? एक तो जो वो लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसकी इनकम है। उसके अलावा लिक्विडिटी है, जो बैंक को लिक्विडिटी है वो कहाँ से मिलती है? जो लोन उसे देना है वो पैसा कहाँ से मिलता है? एक तो वो पैसा खुद बोरो करता है मार्केट से, राइट, जिसपे उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड सेकंड, जो लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं इन करंट अकाउंट, इन सेविंग अकाउंट, इन FD, वो पैसा लिक्विडिटी के लिए बैंक को मिलता है। तो IDFC की जो पूरी जो इतनी लोन बुक थी, जितना पैसा इन्होंने दिया था वो खुद ने भी बोरो कर रखा था, सब पे ये खुद भी इंटरेस्ट दे रहे थे। लेकिन उनके पास में कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा नहीं थे, विच वॉज अ वेरी नेगेटिव फैक्टर। HDFC बैंक, ICICI बैंक क्यों लीडर्स हैं? क्योंकि इनके पास में कासा बहुत ज़्यादा है। आपने भी सुना होगा, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मार्च, आपके पास में आपके बैंक मैनेजर्स के फ़ोन आते होंगे कि आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए, मेक FDs इन अकाउंट, कीप बैलेंस इन सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, क्योंकि कासा फॉर अ बैंक एंड फॉर अ बैंक्स ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी रेटिंग एजेंसीज थी सबने ये चीज़ हाईलाइट की कि IDFC फर्स्ट बैंक का कासा एंड टर्म डिपॉजिट इज वेरी लो एंड दिस मेक्स दिस बैंक वेरी रिस्की। क्यों? क्योंकि जैसे ये पेंडेमिक आया, अब RBI ने कहा कि आप मॉरेटोरियम दो लोगों को, ठीक है, IDFC फर्स्ट को भी देना पड़ा। अब जब लोग लोन रीपे नहीं कर रहे हैं तो इन लोगों के पास में पैसा आ ही नहीं रहा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है खुद भी मॉरेटोरियम लेने के अलावा। खुद भी मॉरेटोरियम वो ले रहे हैं, मतलब कि वो खुद भी और ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे जिससे उन्होंने बोरो करा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये कैश रिच बैंक होता, इनका कासा अच्छा होता, तो भले ही इनके कस्टमर्स मॉरेटोरियम अवेल कर रहे थे, ये लोग खुद अपना मॉरेटोरियम ना लेके अपना पैसा बचा सकते थे इंटरेस्ट में इतना पैसा देने से। सेकेंड, अब जब लोन रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम आएगा, लोन रीस्ट्रक्चर नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा लोग अपना लोन रीस्ट्रक्चर करवा लेंगे, तो इनके पास में कैश क्रंच होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लोन डिफॉल्ट्स होने के चांसेस इस टाइम पे, इस पेंडेमिक के बाद, जो ये छोटे बिजनेसेस जो इनका टारगेट कस्टमर था वो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। सो अगेन दिस बैंक वुड फेस अ चैलेंजिंग टाइम इन कमिंग मंथ्स। Looking at the changes which bank made in its CASA and term deposit, September 18 क्वार्टर में, लास्ट प्री मर्जर क्वार्टर में, इनका जो अदर डिपॉजिट्स था दैट वाज 75%, वेयर इन कोर डिपॉजिट वाज 25%, दैट इज रिटेल कासा एंड रिटेल टर्म डिपॉजिट, जो ज़्यादा होना चाहिए। एंड बैंक हैज़ वर्क टूवर्ड्स इट, एंड जून 20 क्वार्टर की आप बात करें तो 64% is core deposits, that is retail CASA and retail term deposit, wherein 36% is other deposits। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि बैंक का जो मैनेजमेंट है वो सही ट्रैक पे काम कर रहा है और काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रहा है। तो बैंक का ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हम बात करेंगे। पहले एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं बैंक के। ये आपकी स्क्रीन पर है कि कैसे 31 दिसंबर 2018 से 30 जून 20 तक बैंक का कासा ग्रो करा है, राइट। जस्ट फ्रॉम 5,274 करोड़ दे क्रिएट 23,491 करोड़। So year on year growth percentage is 145%, which is really commendable। ये जो बैंक्स हैं ये जब लोन लेते हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है इनका, उसके बेसिस पे लेते हैं बोरोइंग पे, और उस पर इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर था और ये बैंक को भी पता था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन्स ले रखे और काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखे, तो ये कंटिन्यूसली उसे कम करने पर काम कर रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। आपकी स्क्रीन पर है लिगेसी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इनका कम होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इंफ्रा बॉन्ड्स, सारी तरह की जो बोरोइंग्स हैं इनकी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप देखिए 20,058 करोड़ था जून 19 में, वेर इन जून 20 में इन्होंने कर दिया है 7,212 करोड़। तो इसका मतलब बैंक का जो प्रॉफिट आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो प्रमोटर्स बैंक में ही लगा रहे हैं, बैंक की ही ग्रोथ में लगा रहे हैं, विच अगेन इज अ पॉजिटिव साइन।
नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। हमने देखा कि बैंक का मैनेजमेंट अच्छा है, बैंक अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, जो पैसा आ रहा है उसे बैंक के ही एक्सपेंशन में और सही डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है, कासा इंक्रीज करने पे वर्क कर रहा है, टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट इंक्रीज करने पे वर्क कर रहा है, बोरोइंग्स अपनी कम करने पे वर्क कर रहा है, जो एसेट बुक है उसको हेल्दी बनाने पे वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें फाइन। बट स्टिल व्हाट शुड यू डू? शुड यू इन्वेस्ट इन दिस बैंक? क्या ये बैंक अगला HDFC बैंक बन सकता है? सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कई सारी चीज़ें जो मुझे लगते हैं एरिया ऑफ कंसर्न इस बैंक में। एक तो इसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि बैंक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ग्रोथ के लिए बहुत एग्रेसिव है, बट बैंक इज़ नॉट वेरी डिफेंसिव इन नेचर। HDFC बैंक अपने आप में एक लीडर बना, 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट शो करा बिकॉज इट्स वेरी डिफेंसिव इन नेचर। HDFC बैंक सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच से लोन्स देता है और इसीलिए उसके NPAs नहीं होते। बैंक में जो सबसे रिस्की चीज़ है वो है लोन्स देना और वो लोन्स रिकवर ना होना, जो एक बैंक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और HDFC बैंक इसमें बहुत सेफ चला। वेयर इन ऑन द कॉन्ट्ररी IDFC फर्स्ट बैंक इज वेरी अग्रेसिव इन डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स। आपको 10% पे लोन मिल रहा है, आपको 10 बैंक लोन दे रही है तो आप IDFC का नहीं चूज करोगे। बट अगर आपका कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर या कुछ चीज़ आपकी ठीक नहीं है, आपको दूसरे बैंक्स लोन नहीं दे रहे, आप या फिर ऑलरेडी बहुत लोन ले चुके हो इसलिए आपको बैंक ने मना करा है, IDFC आपको दे रहा है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, आप ले रहे हो, तो आप उस कस्टमर का रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा है जिन्हें IDFC फर्स्ट बैंक पैसा दे रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में ये चीज़ इतनी ज़्यादा अलार्मिंग नहीं थी जितनी आज के टाइम पे, जब इकोनॉमी इतनी अनस्टेबल है, वी आर फेसिंग अ पेंडेमिक। तो इस टाइम पे इस तरह के जो लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करें उनके डिफ़ॉल्ट होने की एंड बहुत ज़्यादा ह्यूज चंक्स में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो कैश रिच नहीं है, वो खुद के दम पे अभी सर्वाइव नहीं कर सकता। जो उसने लोन दिया है वो उसे रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उसकी सिचुएशन येस बैंक जैसी हो सकती है। अभी जो उनका टारगेट कस्टमर था स्मॉल बिजनेसमैन, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो। जो बिजनेसेस सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं वो यही तरह के बिजनेसेस हैं। सी, बैंक इज़ वर्किंग गुड, बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बैंक ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि ये मल्टी बैगर बन जाएगा 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में इसके रेट्स डबल ट्रिबल 4 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बैंक को ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल तक ये मैक्सिमम 100-200 के रेंज में ट्रेड करेगा और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत अच्छा ना हो जाए इस बैंक में, कोई और बहुत अच्छी ये लोग चीज़ें ना ले आए। बट अभी करंट 2-3 साल में तो इसका मैक्सिमम अगर ये क्रॉस करेगा भी तो 100 रुपीज़, उससे ज़्यादा ये नहीं क्रॉस करेगा। सेकेंड, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी जो मेजर इनका USP था वो लोन बुक था और अभी इस टाइम पे इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बैंक आगे कमिंग मंथ्स में डिफ़िकल्टीज फेस करे। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन दिस बैंक। मैंने पर्सनली इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। स्टिल अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करा है, नो वरीज, नो नीड टू पैनिक। लेकिन आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 से 10 साल अपना होराइजन रखिए एंड बहुत ज़्यादा रैली पे मत लीजिए। जैसे अभी 32 इज़ अ गुड प्राइस। आई थिंक आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो 25 से 35 के रेंज या उससे नीचे के लेवल्स पे करें, 35 क्रॉस करने के बाद में ना करें। एंड फॉर ट्रेडर्स, सिंस ये बैंक अभी बहुत कम अमाउंट पर अवेलेबल है और मार्केट में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, तो इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो फॉर ट्रेड इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर दिस बैंक। पर्सनली आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर IDFC फर्स्ट बैंक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।